हेलो एंड वेलकम। चूंकि ये आपका एग्ज़ाम है जे.एंड.के हाई कोर्ट का, तो आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये करंट अफेयर रिलेटेड टू जुडिशरी ऑफ इंडिया एंड जे.एंड.के। ये टॉपिक आपको हमारे रेस्पेक्टेड सर पढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे इस वीडियो में मिसिंग लगा वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा, और मुझे लगता है इसके बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको सर पढ़ाएंगे। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से ये लिस्ट आया हुआ है, जिसके अंदर आप देखेंगे जे.एंड.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट का यहाँ पे टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ 25 है। इससे पहले आपने ये सुना होगा कि टोटल जे.एंड.के में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितना है? 17 में से टोटल जजेस हैं 17 हमारे, ठीक है, जे.एंड.के हाई कोर्ट में थे। अच्छा, इसमें से 13 थे परमानेंट जजेस और 4 थे हमारे एडिशनल जजेस। ये तो आपने पढ़ा था, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया है, 17 से अब बढ़ा के 25 कर दिया गया है टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट। और अभी ये लेटेस्ट आया हुआ है अपडेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट पे, आप देख लीजिए 7 फरवरी 2025 का ये अपडेट है। अब यहाँ पे एक दो बातें आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू भी थोड़ा सा करा दूंगा। यहां पे याद रख लीजिए कि टोटल अब जे.एंड.के एंड लद्दाख में सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 25, जिसमें से 6 है एडिशनल जजेस होंगे, 25 में से 6 होंगे एडिशनल जजेस और 25 में से 19 होंगे परमानेंट जजेस। ओके, इसके साथ साथ यहां पे वर्किंग स्ट्रेंथ कितना है जे.एंड.के का, जे.एंड.के में कितने काम अभी कर रहे हैं, एक्टिव जजेस बताइए, वर्किंग जजेस बताइए, प्रेजेंट जजेस बताइए। तो जे.एंड.के में अभी 25 में से 15 जजेस ही काम कर रहे हैं जो एक्टिव हैं, बाकी के 10 पोस्ट्स वैकेंट है। तो 25 में से 15 जजेस हमारे एक्टिव है, वर्किंग है, प्रेजेंट है, लेकिन 10 जजेस यहां पे जे.एंड.के में एब्सेंट है। ठीक है, ओके, ये लिस्ट है। यहां पे देखो ना, वर्किंग स्ट्रेंथ यहां पे बताया गया है, उसमें कितने परमानेंट है और कितने एडिशनल है वर्किंग वाले, कितने वैकेंसीज है। जैसे हमारे जे.एंड.के में 10 वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज में 3 एडिशनल जजेस की वैकेंसी है और 7 परमानेंट जजेस की वैकेंसी है। ठीक है ना, तो यहां पे ये चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहां पे प्रेजेंट है ना, 15 है प्रेजेंट, वर्किंग में 15 है। उन वर्किंग में जो अभी प्रेजेंट है, एक्टिव है, उनमें से 3 एडिशनल एक्टिव है और 12 हमारे परमानेंट एक्टिव है। ठीक है ना, यहां पे आपको मैं आगे कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए, आगे मैं आपको 2-3 एमसीक्यू कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन एक नज़र आपको यहां पे देनी है, एक नज़र आपको मारनी है यहां पे, ऊपर ऊपर से कुछ और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में मत हो सकता है। अभी ये लेटेस्ट डाटा आया हुआ है और यहां पे आप देख लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा हाईकोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें तो टोटल सबसे ज्यादा जजेस हमारे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस होता है ये, तो हमारे टोटल है 160 जजेस हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो इंडिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सबसे ज़्यादा जजेस उसी में है, 160। सबसे कम जजेस अगर हम देखेंगे टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ में, तो 3 ही जजेस है सिक्किम हाई कोर्ट में टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा, अगर हम टोटल देखें सैंक्शनड स्ट्रेंथ पूरे इंडिया में, तो 1122 है, जिसमें प्रेजेंट कितने हैं, मतलब एक्टिव कितने हैं, 755, जिसमें जो वैकेंट पोस्ट्स है वो कितने हैं, 367। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं, और आपको अब ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत चांसेस हैं आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा। यहां पे लिखा है रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इंक्रीज किया है सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम 17 टू, इससे पहले आपको पता है कि 17 थे, 17 में 13 थे परमानेंट और 4 थे एडिशनल जजेस, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 17 से। अब कितने बढ़ा दिए गए हैं 25 तक, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 17 से अभी 25 कर दिया गया है, 17 से अभी 25 कर दिया गया है। इस 25 के अंदर भी मैंने अभी आपको ऊपर बोला 19 है परमानेंट जजेस और 25 के अंदर 6 है एडिशनल जजेस। ठीक है ना, यहां पे लिखा है ना, यहां पे कहां है, हाँ ये देखो, 19 है परमानेंट और 6 है एडिशनल। ठीक है, ओके, अब यहां पे हमारा आंसर हो गया 25, ये तो क्लियर है। और अभी आपको आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है, रिसेंटली हुआ है ये, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पता है आपको कौन है ये मिनिस्टर, बताइए, लॉ मिनिस्टर कौन है, इस मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? उसका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ये जो अर्जुन राम मेघवाल है,
उन्होंने एक लेटर भेजी जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ जे है ताशीर अबस्तन। उन्होंने ये नवंबर के एंडिंग में इनको लेटर भेजी और इनको कम्युनिकेट किया कि यहाँ पे जे में स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है, 17 से अब 25 कर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे ये याद रखना लॉ मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल आने के चांसेस है, और जे में चीफ जस्टिस ताशीर अबस्तन है, ये आपको पता ही है। ओके, अब अच्छा, इन्होंने ये जो मिनिस्ट्री है ये कंसल्ट किया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ने जब ये 17 से लेके 25 के, ये 25 के सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ा दिया गया, ये जो मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, ये क्या करती है, ये कंसल्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके ये डिसीजन ला के यहाँ के जे के हाई कोर्ट के, जे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबस्तान को कम्युनिकेट किया एक लेटर के जरिए। ठीक है, ओके। अब आपके सामने और एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दो। हाउ मेनी परमानेंट जजेस आर इंक्लूडेड इन द न्यू सैंक्शनड? हाँ, अच्छा बताइए। टोटल मैंने आपको बोला 25 जजेस हैं अब जे हाई कोर्ट में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ही होता है ये। ठीक है, इस टोटल में 25 में बताइए कितने हैं परमानेंट और कितने हैं एडिशनल? 19 है परमानेंट, तो हमारा सही जवाब है 19, और 6 हैं एडिशनल, क्योंकि इसने बोला है कितने परमानेंट जजेस का स्ट्रेंथ आपको बताना है। तो परमानेंट जजेस कितने हैं? परमानेंट जजेस 19 है। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में यही आपको बोलना था। अब आप सर का वीडियो देख लीजिए, लेकिन उससे पहले बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमें लगता है सुपर इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वो मैं बनाता जाऊँगा या टीचर से बनवाता जाऊँगा, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट बैच अभी ऑफर पे चल रहा है, सिर्फ 600 रुपीज़ में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है कोर्स को, स्क्रीन पे पढ़ लो और ज्वाइन कर लो। और ये जो कोर्स है इसके अंदर हम आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है। चलिए अब आप सर की आवाज़ में सुन लीजिए आज का ये लेक्चर रिलेटेड टू जुडिशरी ऑफ इंडिया। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स का वीडियो, और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है, ये क्या कहता है, बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। इसको एक्चुअल में ये नए कोड आए हुए हैं, इन नए कोडों को जो है लाया गया है, और जो पुराना आईपीसी था उसको रिप्लेस किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ये इफेक्ट में कब आया, इसका इफेक्ट में कब आया, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है 1 जुलाई 2024 की बात कर रहा है। ये 2025 की बात नहीं कर रहा है, 2023 की बात नहीं कर रहा है, 24 की बात कर रहा है। तो 24 आपको याद रहेगा, क्योंकि 24 में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, और 1 जुलाई आपको इसमें याद रखना है। शॉर्ट में इसको हम पढ़ते हैं बीएनएस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आपको याद रखना है। ये वाला जो आपको यहाँ पे केस है, केस लॉ इसको हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप मैक्सिमम हर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। यहाँ पे कहता है कि आपने देखा होगा कि जैसे सेम सेक्स मैरिजेस होते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिजेस मतलब जैसे हम कहते हैं लेस्बियन मैरिज जो है आपस में जो गर्ल्स करती हैं, या सेम सेक्स मैरिजेस आपको समझ आ गया होगा, या गे मैरिजेस जो है, ठीक है। तो ये कहता है कि उससे रिलेटेड क्या हुआ था, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक जो है एक केस लॉ है, इसको हम केस लॉ पढ़ते हैं। ये एक्चुअली केस लॉ क्या है, यहाँ पे ये एक केस लॉ इसमें नहीं था, इसमें बहुत सारे लैंडमार्क केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोट किए। याद रखना, बहुत सारे लैंडमार्क केसेस इसमें जो है वो कोट किए, बताएं। और इसको हम किस केस लॉ से जानते हैं, ये आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इज़, कि सेम सेक्स मैरिज जो है बहुत सारी कंट्रियों में जैसे लीगलाइज हो गया है। पहले उसको क्या कंसिडर किया जाता था, अननेचुरल एक्ट कंसिडर किया जाता था, इलीगल कंसिडर किया जाता था। तो बहुत सारी कंट्रियों में आप क्या है वो लीगलाइज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पे जो डिसाइडिंग मैटर जो है ये कौन डिसाइड कर सकता है, अ मैटर फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड, हमारा पार्लियामेंट ही इसमें डिसाइड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बीएनएस का ही यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से, तो कहता है ऑफेंसेस जो पहले थे, ठीक है, आईपीसी में जो ऑफेंसेस पहले थे और वो आईपीसी अब क्या बना है, वो बना है बीएनएस। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले जो आईपीसी था अब क्या है वो, ठीक है, या अब जो बीएनएस है वो पहले क्या था। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वो आपका आ गया, इंडियन पैनल कोड पहले था, बीएनएस बन गया है। उसमें पहले क्या होता था, पहले एक लॉ बना था सेडिशन से रिलेटेड, उसका कैपिटल पनिशमेंट मिलता था, कैपिटल पनिशमेंट मिलता था। अब क्या है, अब उसका कैपिटल पनिशमेंट जो है
नहीं मिलता, अब वो क्या है, अब उसको मॉडिफाई किया। सेडिशन एक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, मगर अब क्या किया गया है उसको, अब उसको मॉडिफाई किया गया है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सेडिशन एक्ट को उसको क्या कर दिया गया, सेडिशन एक्ट को हटा दिया गया। अब ये सेडिशन एक्ट जो पुराने वाला जैसे था, अब वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, एग्ज़ाम में ये आने वाला है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपकी नॉलेज के लिए है कि आईपीसी में आईपीसी में ये कहाँ फॉल करता था, तो आपने याद रखना है 124A, 124A में ये फॉल करता था। सेक्शन आईपीसी की, उसमें ये फॉल करता था सेडिशन वाला। अब ये नहीं है, ठीक है, अब ये मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, ओके। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सभी जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है? वो ये है कि जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, पर्सनल लॉज में मतलब मैरिजेस से रिलेटेड, पर्सनल लॉज मैरिजेस से रिलेटेड। मैरिजेस किनकी? सिक्स की मैरिजेस, सिक्स में कैसे मैरिजेस होती है, मुस्लिम्स में कैसी मैरिजेस होती है, उसके बाद है हिंदूज़ में कैसी मैरिजेस होती है, क्रिश्चियंस में कैसे मैरिजेस होती है। ये सारे के सारे जो है इनको हम पर्सनल लॉज कहते हैं। मैरिजेस कैसी होती है, उसके बाद मैरिजेस के बाद वो कहता है वहाँ पर डाइवोर्स का क्या कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस का क्या कंसेप्ट है। तो ये सारे के सारे जो है इनको पर्सनल लॉज बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्या है कि इनके अलग अलग है। अब हिंदू का अलग सिस्टम है, डाइवोर्स का, मैरिज का, मुस्लिम्स का अलग है, सबका अलग है। यहाँ पे एक जो है जिसके ऊपर ज़्यादा डिबेटिंग जो है मैटर जो है हमारे इंडिया में चल रहा है, वो ये है कि सभी जो पर्सनल लॉज हो उनको यूनिफॉर्म किया जाएगा। एक ही जैसे मैरिज वाला सिस्टम रहेगा, एक ही जैसा मैरिज वाला सिस्टम रहेगा, डाइवोर्स वाला सिस्टम रहेगा, इनहेरिटेंस वाला सिस्टम रहेगा। उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सारे पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, याद रखना, ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। ये डेट आपके सामने है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे एक एक्ट बना है 2024 में, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विच एम्स टू कर्ब मॉल प्रैक्टिसेस इन एग्जाम, पब्लिक एग्जाम सॉरी, केम इनटू फोर्स। आपने डेट याद रखनी है कि जो भी एग्ज़ाम्स के बीच में, एग्ज़ाम्स के दौरान जो कोई ऐसी मॉल प्रैक्टिसेस होती है, मॉल प्रैक्टिसेस का मतलब है जैसे चीटिंग है या बाकी चीज़ें होती है, उनको ख़त्म करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, उनको रोकने के लिए। तो ये कब फोर्स में आया, आपने डेट याद रखनी है, 21 जून 2024। उसके बाद है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोजिंग क्या करता है कि एट ए टाइम जो है इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कहता है एट ए टाइम 2 इलेक्शंस होने चाहिए। ये एक बिल है जो कहता है कि एट ए टाइम दोनों इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, एट ए टाइम। ठीक है, तो इलेक्शन अक्रॉस इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी इनको हम कहते हैं। ये कब जो है लोकसभा में याद रखना, इंट्रोड्यूस लोकसभा में कब किया गया, इफेक्ट की डेट की बात नहीं कर रहा है, 17 दिसंबर 2024। उसके बाद फैब 2025 की बात करता है। इंडियाज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फाइन द बीबीसी, अप्रॉक्सीमेटली कितना फाइन किया, किस चीज़ के लिए, क्या वायलेशन किया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट दिया गया है, वो पाउंड में लिखा हुआ है, ये पाउंड का साइन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बहुत आसान है ये। द सुप्रीम कोर्ट्स नेक्स्ट है, रूलिंग इन फैब 2025 रिगार्डिंग द लोकपाल्स अथॉरिटी ओवर जजेस डिक्लेयर दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा है, इसमें ये जो इन्होंने रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि लोकपाल जो अथॉरिटी होगी जजेस के ऊपर, जो उसमें जो जजेस को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, क्या जजेस को पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये कहता है नहीं, जजेस आर नॉट कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर लोकपाल एक्ट के अंदर जजेस को पब्लिक सर्वेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो के जो इसमें हम इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट या नाम है, ये टाइटल है, इसमें जजेस इंक्लूड नहीं होते। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है नया कोड, एक और है जिसको हम पहले क्या करते थे, CRPC कहते थे, अब उसको क्या कहते हैं हम, अब उसको कहते हैं BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट में कब आया, ठीक है, BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब आया इफेक्ट में, 1 जुलाई 2024 में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इन फैब 2025 कंसिडर फॉलोइंग स्पेशल विड्रॉवल्स फॉर द डिपॉजिटर्स ऑफ विच ट्रबल्ड बैंक। यहाँ पे क्या कहता है कि इसका आंसर क्या है, ये बहुत आसान है, न्यू इंडिया कॉरपोरेटिव बैंक है इसका आंसर। ठीक है, उस पर नेक्स्ट है, ये कहता है कि नेक्स्ट वही BNS से रिलेटेड है, इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट
फॉर हाउ मैनी ऑफेंसेस। कम्युनिटी सर्विसेज जिन्होंने यहाँ पे इसको लिया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने कंसेप्ट, ये उसमें कहा क्या कहा इन्होंने, पनिशमेंट फॉर हाउ मेनी, कितने ऑफेंसेस के लिए, 6 ऑफेंसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। पीछे हमने पढ़ा पहले, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा है, आपने ये वाला टिक करना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, कि ऐसे हम कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाएं जहां पे जल्दी जल्दी फैसला हो सके, कोई ऑफेंस से रिलेटेड ज़्यादा टाइम ना लगे, स्पीडी ट्रायल उसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है द वन नेशन वन इलेक्शन बिल एम्स टू स्क्रूटनाइज इलेक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब इसका मीनिंग क्या आ गया, इसका मीनिंग ये आ गया कि एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए, ठीक है, एट ए टाइम, एट ए टाइम आप 2 इलेक्शंस करा रहे हो, किसके, लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। यही है आपका वन नेशन वन इलेक्शन बिल, सिंपल है, ठीक है। तो ये आया एट ए टाइम जहां पे 2 इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, बहुत आसान है, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 गवर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, मगर किसको गवर्न करता है वो, ठीक है, वो पर्सनल लॉज को। तो मैंने बताया आपको, अभी पीछे मैंने डिस्कस किया, मैरिजेज और सच एज इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसमें बहुत आसान है। इन फैब 2025 द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल टू रिप्लेस विच डिकेड्स ओल्ड लॉ, ठीक है, मतलब जो बड़ा पुराना लॉ था, कौन सा था, वो था इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 फैब में डिक्लेयर करता है विच सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच न्यूज़ में भी था, इलेक्टोरल बाउंड्स, ठीक है। ये मतलब एक नया सिस्टम था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की को फंड करने में जो है उनको हेल्प करता था, फंडिंग आती थी इलेक्शन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो किसी और दिन का भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स का ये टॉपिक बनता है, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कंसेप्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इन जैन 2025 द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज्ड ड्राफ्ट रूल अंडर विच बिल एमिंग टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। तो ये बहुत आसान है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, ओके। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट टू इनेक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन फैब 2024, ठीक है। तो वही आया उत्तराखंड, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल प्रपोजेज साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर विच बॉडीज, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो अब देखो, दीज आर द वेज, ये तरीके हैं जिससे एक ही टॉपिक के ऊपर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 3 तरीके से। अगर आपने इसके ऊपर पढ़ा होगा, इसके ऊपर जैसे सपोज करो आपने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ा हुआ, देखा हुआ, तो आपको अगर वो 10 तरीके से एमसीक्यूज भी पूछ लेगा, आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ओके। In October 2023, Supreme Court of India ruled that the legalization of same-sex marriage is a matter for which entity to decide, ठीक है। अब देखो यहाँ पीछे वाला भी वही था कुछ हद तक, मगर फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे जहाँ हम चलते हैं, ये देखिए सेकंड वाला, यहाँ पे एक अलग तरीके से पूछ रहा है। तो जिस बच्चे ने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसको कभी प्रॉब्लम एमसीक्यूज में नहीं आएगी, क्योंकि याद रखना एग्जामिनर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होती है कि आपको कैसे पजल करे, आपको कैसे पजल करे, तो आपने पजल नहीं होना। तो यहाँ पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिजेस के रिलेटेड जो इशू चल रहा था, ठीक है, उसको लीगलाइज करने के लिए उसने क्या बोला कि भाई किसका अथॉरिटी है, ये कौन डिसाइड कर सकता है, डिसाइड कौन करेगा, हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और पार्लियामेंट का हम पता है हमें, पार्लियामेंट किसको बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये हमारा लेजिस्लेचर है, उसी लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, वही डिसाइड कर सकता है, वही आंसर है, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज करंट अफेयर्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, ये आपके एग्जाम पॉइंट्स के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून, ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।